अब देखिए ये है इंडिया का मैप और ये है मणिपुर। मणिपुर अपनी बाउंड्री मिजोरम, असम और म्यांमार से शेयर करता है। अगर मणिपुर के मैप को एक ग्राउंड की तरह देखा जाए तो जहां ऑडियंस बैठी है वहीं पे है माउंटेन्स और बीच में जो प्लेन मैदान है और यहां पर है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और इस पूरे एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं। तो मणिपुर इस तरीके से दिखता है। मणिपुर का 10% जो एरिया है वो वैली यानी कि प्लेन मैदान है और 90% एरिया पे माउंटेन्स है। कुकी और नागा ट्राइब्स इस हिल एरिया में रहते हैं और मैतीस जो है वो प्लेन्स में रहते हैं। अब आज का ये जो मणिपुर है ईयर 1709 में ये कांगलाई पाक कहलाता था। यहाँ पे मेतेई लोग रहते थे और उनके एक राजा थे पमहिबा, जो इस कांगलाई पाक यानी कि मणिपुर के राजा थे। पमहिबा खुद भी मेतेई थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये एक शांतिदास नाम के प्रीचर के टच में आते हैं और फिर ये हिंदू रिलीजन अपना लेते हैं। अब हिंदू रिलीजन अपनाने के बाद सबसे पहले तो ये कांगलाई पाक का नाम चेंज करके संस्कृत नाम मणिपुर कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम पमहिबा से चेंज करके गरीब नवाज कर देते हैं और पूरे मणिपुर का स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये मणिपुर किंगडम को एक्सपैंड करने लगे थे। मणिपुर के बगल में था किंगडम ऑफ बर्मा, जिसको आज की डेट में म्यांमार कहते हैं। उसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था। तो पमहिबा ने किंगडम ऑफ बर्मा पे मल्टीपल टाइम अटैक किया और बर्मा को मणिपुर से जोड़ दिया। अब देखिए मणिपुर हो या फिर म्यांमार, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और इन सब एरिया में उस टाइम पे छोटी छोटी मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी और ट्राइब जो होती हैं वो मूव करती रहती हैं। जैसे एक जंगल के एरिया में अगर कोई ट्राइब रह रही है तो जब उस एरिया के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो फिर वो जो ट्राइब है वो जगह चेंज कर देती है। इसलिए मणिपुर में जो ट्राइब्स हैं वो आपको मणिपुर के आसपास के जो एरिया है जैसे म्यांमार वगैरह वहां पे भी दिखेंगी। तो मणिपुर के राजा पमहिबा ने बर्मा को मणिपुर में तो मिला लिया था, लेकिन 13 दिसंबर 1751 को पमहिबा की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद मणिपुर किंगडम वीक पड़ता है और इसका फायदा उठा के धीरे धीरे बर्मा मणिपुर पे कॉन्टिन्यूअस अटैक करता रहता है और छोटे छोटे एरिया कब्जा करता रहता है। फिर ईयर 1819 में बर्मा किंगडम मणिपुर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और कई सालों तक मणिपुर में मारकाट मचती है। यही वो टाइम था जब मणिपुर से लोग भाग के मिजोरम, असम, त्रिपुरा के एरिया में चले जा रहे थे और आज भी इन एरिया में आपको कुकीज, नागा, मैतेई सब पॉपुलेशन मिलेगी। तो इसके बाद अगले 5 साल तक मणिपुर में ये सब चलता है। फिर ईयर आता है 1824। मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने ब्रिटिशर से मदद मांगी कि बर्मा हमारे ऊपर बहुत ही मारकाट मचा रहा है और आप हमारी मदद करिए। स्ट्रेटेजिकली मणिपुर की जो लोकेशन थी वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छी थी, तो ब्रिटिशर्स इस चीज के लिए मान जाते हैं और 2 साल लड़ाई के बाद यानी कि फरवरी 1826 में ब्रिटिशर्स बर्मा की आर्मी को हरा के मणिपुर से बाहर भेज देते हैं। तो ये जो टाइम था 1819 से 1826 तक का, ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों ने सबसे ज्यादा मारकाट झेली। इस पर्टिकुलर टाइम को मणिपुर में कहते हैं चाही टारेट कुंटाकपा, यानी कि 7 इयर्स ऑफ डेवस्टेशन। अब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर की मदद कोई चैरिटी के लिए तो करी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने जो मणिपुर का राजा था उसको राजा बने रहने दिया, लेकिन पूरे मणिपुर का कंट्रोल अपने पास रखा और टैक्स वगैरह जो था वो लेते रहे। ब्रिटिशर्स बेसिकली जहां भी राज करते थे वो 2 तरीके से करते थे। एक तो डायरेक्टली पूरा साम्राज्य जो था वो अपने अंडर में ले लेते थे, या फिर राजा को राजा बने देते थे और खुद इनडायरेक्टली रूल करते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसर्स को राजा का सलाहकार बना देते थे। इस पूरे अरेंजमेंट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिशर्स का एक रूल करने का तरीका था, वो प्लेन्स में रूल करते थे और पहाड़ों को ऐसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि एक तो पहाड़ों में आर्मी को लेकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, दूसरा प्लेन्स में अंग्रेज ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते थे। तो मणिपुर के अंदर ब्रिटिशर्स ने प्लेन एरिया जो था उसको पहाड़ों से अलग कर दिया। ऐसा कोई पहाड़ों और प्लेन्स के बीच में बॉर्डर नहीं बना दिया था, बस जो ट्राइब्स थी उनको छेड़ा नहीं और वैली यानी मैदान पे ही कंट्रोल रखा। और ये जो चीज की थी ब्रिटिशर्स ने, ये आगे चल के सबसे पहला रीजन बनती है आज के होने वाले मणिपुर के वायलेंस का। तो मणिपुर का ये जो हिल एरिया था इनमें बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती थी। इन मल्टीपल ट्राइब्स को अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो मणिपुर की जो वैली थी यानी कि जो प्लेन एरिया था वहां पे मैतेईज रहते थे। हिल्स में जो ट्राइब्स रहती थी वो मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी, जिसमें इस साइड की मिलती जुलती जो ट्राइब्स थी इनको पहली बार ब्रिटिशर्स ने कुकीज बोला था अकेले, जैसे कुकीज के अंदर इतनी ट्राइब्स थी। और यही सेम ट्राइब्स जो म्यांमार साइड में रहती थी वहां पे उनको चिंस बोला जाता था। ऐसे मणिपुर के जो इस साइड के पहाड़ थे यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी ये ज्यादातर इनके जो कानों में ये कुंडल पहनते थे, तो इनको नागाज बोला जाता था। तो तब से मणिपुर के अंदर 3 मेजर ग्रुप्स थे, मैतेईज, कुकीज और नागास। कुकीज की जो पॉपुलेशन थी वो मणिपुर के बाहर के पहाड़ों पे भी थी, ऐसे ही नागास की जो पॉपुलेशन थी वो भी मणिपुर के बाहर नागालैंड साइड पे भी थी। वहीं मैतीज की बात करें तो जब किंगडम ऑफ बर्मा ने अटैक किया था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने मैतीज थे वो मिजोरम, त्रिपुरा इस साइड चले गए। तो आज भी इनकी पॉपुलेशन इन स्टेट्स में है। कुल मिला के तीनों ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ मणिपुर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये नेबरिंग स्टेट में भी पाई जाती है। ये तीनों आपस में भी बहुत डिसएग्री करते हैं कि हम पहले आए थे या फिर तुम पहले आए हो। जैसे मैतेईज का कहना है कि 1891 में ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों और प्लेन्स को बस रूल करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से
अलग कर दिया था, वरना चाहे मणिपुर के हिल्स हो और प्लेन्स हो, दोनों हमारे एंसेस्टर्स का है। और मेतीस कुकीज के लिए कहते हैं कि ये 18th और 19th सेंचुरी में म्यांमार से आए थे। ऐसे ही कुकीज कहते हैं ये पूरा जो रेड है ये एरिया हमारा है, यहाँ पे हमारी ट्राइब्स है और यहाँ पे हम बहुत ही पहले से रह रहे हैं। ऐसे ही नागास का कहना है कि जो ऑरेंज वाला एरिया है यहाँ पे हमारी ट्राइब्स बहुत पहले से रहती है, तो ये एरिया हमारा है। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री का कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ इवेंट्स के बेसिस पे अजम्पशंस लगाए जाते हैं। अब होता क्या है कि ईयर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और ब्रिटिशर्स मणिपुर से करीब 2000 सोल्जर्स लेके जाते हैं उनकी तरफ से लड़ने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कुकीज को भी ले जाने के लिए ट्राई किया क्योंकि ये लड़ने में काफी माहिर थे, लेकिन कुकीज ने ब्रिटिशर्स के साथ जाके लड़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स काफी नाखुश थे इनसे और इनके ऊपर अटैक भी कर दिया, यानी कि कुकीज के ऊपर अटैक कर दिया। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती है और कुकीज ने भी काफी नुकसान किया ब्रिटिशर्स का, लेकिन ब्रिटिशर्स कुकीज को हरा देते हैं। इस लड़ाई को एंग्लो कुकी वॉर भी कहा जाता है। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स कुकीज से जीत तो गए थे, लेकिन कुकीज को कंट्रोल करना भी आसान नहीं था और ब्रिटिशर्स ने कुकीज से डील करने के लिए इनको सोशली इंक्लूड करना शुरू किया ताकि इनको कंट्रोल करने में आसानी हो। तो ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें कुकीज का जो एरिया था वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे। ये वो टाइम था जब कुकीज क्रिश्चियंस बने। आज भी कुकीज की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजोरिटी में क्रिश्चियंस ही हैं और मेतेईस की बात करें तो अपने राजा की वजह से उनमें हिंदूज हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आता है। ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों को आइडिया लग गया था कि ब्रिटिशर्स अब यहां से छोड़ के जाने वाले हैं और ब्रिटिशर्स ने अनसेड कम्युनिकेशन में नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन थी उनको ये आइडिया दिया कि ये लोग अलग रहेंगे, इनका मर्जर नहीं होगा कहीं पे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिशर्स गए नहीं थे, उनके जाने की बात हो रही थी। तो 26 जुलाई 1947 को राजा बौद्ध चंद सिंह मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लेके आते हैं मणिपुर के लिए। तो जब इंडिया को आजादी मिली तो ये एग्रीमेंट हुआ कि जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जहां पे डायरेक्टली रूल नहीं करते थे यानी कि राजा के थ्रू रूल करते थे, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा जिसमें जो स्टेट होगी वो खुद रन करेगी, बस डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो होगा वो इंडिया देखेगा। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था, तो यहां भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। ये उसकी कॉपी है। ये साइन करने के बाद मणिपुर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन सब इंडिया के कंट्रोल में आ गया। ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद राजा ने जो मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 ये जो लेके आए थे, इसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया। एक्चुअली मणिपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी इंडिया के लिए। जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और मणिपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत कमजोर था, उससे इंडिया के अंदर दिक्कतें बढ़ सकती थी। इसलिए 1949 में जब मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह किसी काम से शिलोंग आए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया और फिर उनको तभी छोड़ा जब उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, मतलब कि इंडिया के साथ जुड़ने का एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये उस मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी है और ये उस पर्टिकुलर टाइम का आर्टिकल है। 21 सितंबर 1949 को इस एग्रीमेंट पे साइन हुआ और 15 अक्टूबर 1949 को ये इंप्लीमेंट हो गया और यही वो टाइम था जिसका हवाला देके आज भी मेतीस कहते थे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनको ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ था, यानी कि वो एसटी कैटेगरी में आते थे, लेकिन बाद में इनको इस कैटेगरी से हटाया गया। और मेतीस का कहना है कि हम अलग से एसटी का दर्जा आपसे नहीं मांग रहे, हम एसटी का दर्जा जो पहले था उसी को रीइंस्टेट करने के लिए कह रहे हैं। और कुकीज का कहना है कि ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ये बोलना चालू किया है, ये शुरू से ही प्रिविलेज रहे हैं, ये कभी एसटी कैटेगरी में थे ही नहीं। तो मणिपुर का मर्जर होता है इंडिया के साथ और फिर मणिपुर को एक पार्ट सी स्टेट की तरह रखा जाता है। पार्ट सी स्टेट का मतलब हुआ कि एक दीवान या फिर चीफ कमीशन मणिपुर को चलाएगा। फिर उसके बाद 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और फिर उसके बाद 1972 में मणिपुर को इंडिया के अंदर पूर्ण राज का दर्जा मिल जाता है।